गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या है? तो सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या है। हमारे पास समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जिसमें a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। अब इस समीकरण में a और b दोनों के मान शून्य नहीं होने चाहिए। ऐसे समीकरण को दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब आपको इसमें हमने आपको वास्तविक संख्याओं की चर्चा हुई है, तो हम आपको ये बता देते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को मिलाने से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इस तरीके से हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में मालूम हो गया। इसके बाद हमारे पास युगपत समीकरण। तो हमें सबसे पहले युगपत को समझना है। युगपत का अर्थ होता है द्विपद, जिसके अंदर दो पद हों और दो समीकरण यदि दिए गए हों, दोनों समीकरणों को मिला दिया जाए तो वो समीकरण हमारे पास युगपत समीकरण होगा। उसको हम इस तरीके से लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस रूप में रखने के बाद युगपत समीकरण द्वारा हम दो चर राशियों के मान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अब समीकरण की जो शर्तें हैं वो क्या होंगी? जो पहली शर्त है, समीकरण निकाय किस तरीके का है? तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, तो उसके लिए जब हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हों तभी हम समीकरण निकाय के अद्वितीय हल के बारे में बता सकते हैं। दोनों समीकरण, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 5y माइनस 10 बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया।
इसके बाद दूसरा समीकरण है 4x प्लस 10y माइनस 15 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण। अब हमें a1 का मान है वो पहले समीकरण का x गुणांक लेना है। तो हमारे पास x का जो गुणांक है वो कितना है, 3 है। b1 का जो मान है वो पहले समीकरण का y गुणांक, तो y गुणांक 5 है। इसके बाद c1 का मान पहले समीकरण का अचर पद। इसके बाद दूसरे समीकरण में x का जो गुणांक है वो a2 का मान होगा, a2 का मान 4 हो जाएगा। इसके बाद a2 का मान दूसरे समीकरण का y गुणांक, दूसरे समीकरण का y गुणांक 10 है। दूसरे समीकरण का अचर पद a2 का मान होगा तो -15। इसके बाद a1 बटे a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे 4। इसके बाद b1 बटे b2, b1 का मान 5 और b2 का मान कितना होगा 10। इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 1 बटे 2। इसके बाद c1 बटे c2 माइनस 10 माइनस 15 माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 में 10, 5 या 15, 2 बटे 3। अब हमें पता हो गया a1 बटे a2 का मान 3 बटे 4 है, b1 बटे b2 का मान 1 बटे 2 है। तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू a1 बटे a2। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। इस तरीके से हमें निकाय के बारे में मालूम हो जाएगा, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। अब यदि किसी समीकरण के द्वारा तीनों मान a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 बराबर हो जाए, बराबर का अर्थ ये हो जाएगा यानी दोनों समीकरण से हमें इसी तरीके से a1 का मान निकालना होगा। तो a1 का मान हमने आप लोगों को बता दिया है, a1 का मान पहले समीकरण का x गुणांक, b1 का मान पहले समीकरण का y गुणांक, c1 का मान पहले समीकरण का अचर पद। इसके बाद a2 का मान दूसरे समीकरण का x गुणांक, x के साथ जो संख्या गुणा है। इसके बाद b2 का मान दूसरे समीकरण का y गुणांक, c2 का मान दूसरे समीकरण का अचर पद। इस तरीके से यदि तीनों भाग बराबर हो जाए, जैसे a1 बटे a2 इसी समीकरण से हमारे पास 4 बटे 5 आ गया है। इसके बाद b1 बटे b2 का मान भी 4 बटे 5 आ जाए और c1 बटे c2 का मान भी 4 बटे 5। यानी इसका अर्थ होगा ये सभी आपस में बराबर हैं। ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी a1 बटे a2 बराबर
C1/B2 बराबर C1/B2। समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके बाद इसी तरीके से दो समीकरण से हमें फिर इनके मान निकालने होंगे और मान निकालने के बाद हमें जो A1 का मान है वो पहले समीकरण का x गुणांक, B1 का मान पहले समीकरण का y गुणांक, C1 का मान पहले समीकरण का अचर पद। इसी तरीके से A2, B2 और C2 के मान हमें दूसरे समीकरण से निकालने होंगे। तो B2 का मान अब हमें पता हो गया, तो दूसरे समीकरण का हमें x गुणांक लेना है। इसके बाद A2 का मान आ गया, B2 का मान दूसरे समीकरण का y गुणांक और C2 का जो मान है वो दूसरे समीकरण का अचर पद। तो A2 का मान कहाँ से लेंगे हम? दूसरे समीकरण का x गुणांक A2 का मान हो जाएगा, B2 का जो मान है वो दूसरे समीकरण का y गुणांक हो जाएगा, C2 का जो मान है वो दूसरे समीकरण का अचर पद होगा। इस तरीके से यदि अब हमारे पास ये जो मान है A1/A2 मान लेते हैं, समीकरण को हल करने के बाद हमारे पास A1/A2 का मान 2/3 आ गया है, B1/B2 का मान 2/3 आ गया है और C1/C2 का मान 4/5 आ रहा है। तो इसका अर्थ हो गया हमारे पास A1/A2 और B1/B2 के जो मान हैं वो आपस में बराबर हैं। A1/A2 बराबर है A1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका अर्थ हो गया A1/A2 और B1/B2 के मान बराबर हैं। C1/C2 का मान जो है अलग मान है। ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो हमें तीनों निकाय के बारे में मालूम हो गया, पता हो जाएगा हमें। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, A1 का मान हमें पहले समीकरण का x गुणांक लेना है, B1 का मान पहले समीकरण का y गुणांक लेना है, C1 का मान पहले समीकरण के अचर पद लेना है। इसके बाद A2 का जो मान है वो दूसरे समीकरण का x गुणांक लेना है। इसके बाद B2 का मान दूसरे समीकरण का y गुणांक लेना है। C2 का मान दूसरे समीकरण का अचर पद लेना है। इस तरीके से इन सब का हम प्रयोग कर लेंगे और इसके बाद हमें देखना होगा समीकरण निकाय हमारा किस तरीके का है। तो तीनों निकाय के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं।
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये समीकरण निकाय का अद्वितीय और ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय संगत होता है। इसके बाद यदि समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो ऐसी स्थिति में रेखाएं संपाती होती हैं और समीकरण निकाय संगत होता है। इसके बाद समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है तो ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं और समीकरण निकाय असंगत होता है। इसके बाद अब आपने जो समीकरण रैखिक समीकरण दिया हुआ है और उसके द्वारा जो आपके पास समीकरण दे रखा है उससे उसकी तुलना करने के बाद ए, बी और सी के मान ज्ञात करने होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई समीकरण है 2x + 3y - 5 = 0। तो इसमें आपको जो एक का मान है, एक का मान कितना लेना होगा, यानी हमारा ये समीकरण है ax + by + c = 0। तो हम देखेंगे एक का मान हमारे पास यानी x के साथ जो संख्या गुणा हो रही है वो एक का मान है। तो x के साथ 2 गुणा हो रहा है तो एक का मान 2। b का जो मान है वो कितना है, b का मान हमें कहाँ से लेना है, y के साथ जो संख्या गुणा हो रही है तो y के साथ गुणा कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। इसके बाद c का जो मान है वो कितना हो जाएगा, -5, क्योंकि अचर पद हमारे पास कितना है, c का मान -5। तो इस तरीके से आपको जो सवाल दिए गए होंगे वो उनके मान निकालने होंगे, ए, बी और सी के मान। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। अब मान लीजिए आपको एक समस्या आ रही होगी, अब कोई समीकरण आपके पास दिया हुआ है तो समीकरण क्या है, y - 2 = 0। अब इसको रैखिक समीकरण के रूप में बनाना है, आपको रैखिक समीकरण के रूप में बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y का मान दिया हुआ है, अचर पद दे रखा है लेकिन x वाला पद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यानी 0 की किसी भी संख्या 0 की हम x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आएगा। इसका होगा हमने x का पद लिख दिया। इसके बाद प्लस y - 2 = 0। अब ये जो चिन्ह है ये ध्यान देना आप लोग, ये गुणा का चिन्ह है। यदि हम यहाँ चिन्ह लगा रहे हैं तो ये गुणा का चिन्ह है, यदि इसको बीच में लगा दिया तो ये दशमलव हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। अब हमें बताना है इस सवाल में एक का मान कितना होगा। तो अब हमारे पास पता होगा हमें एक का मान हमारा कितना है, 0। b का मान y के साथ गुणांक कितना है, जब कोई गुणांक नहीं है तो गुणांक कितना हो जाएगा, 1। इसके बाद c का जो मान है वो कितना हो जाएगा, -2। अब इसके बाद और एक सवाल लिख रहा हूँ मैं, आप लोगों को बताना होगा। तो a, b और c के मान आ गए। अब हमारे पास x - 5 = 0। तो पहले तो हमें
रेखिक समीकरण के रूप में बनाना है जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। तो समीकरण हमारे पास दे रखा है x - 5 बराबर 0। तो इसको हम रेखिक समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो रेखिक समीकरण के रूप में बनाने के लिए हमारे पास y का पद नहीं है, तो उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से हमें करना होगा। तो कितना हो जाएगा x माइनस, अब किससे गुणा करेंगे, यानी 0 को किससे गुणा करना है, y से गुणा करना है, -5 बराबर 0। अब पता हो गया हमें a का मान कितना है 1, b का मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद c का जो मान है वो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास a b और किसके मान हो जाएंगे, c के मान हो जाएंगे। अंतिम लगाने की कोशिश नहीं है, और लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। इसके बाद अब यदि पद दे रखे हों, पद यदि दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास समीकरण है 2x + 5y - 10 बराबर 0। इसमें हमें a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान 5 और c का मान ये कितना हो जाएगा -10। तो इस तरीके से हमें जो समीकरण है उसको रेखिक समीकरण के रूप में बदलना होगा, और बदलने के बाद a का मान निकाल लेना है, b का मान निकाल लेना है और c का मान निकालना है। इस तरीके से आप लोगों को a, b और c के मान समझ में आ गए होंगे, और आप लोगों को होमवर्क जो दिया जाएगा उसको अपनी सब कॉपी में बढ़िया ढंग से, साफ ढंग से करना है। धन्यवाद।